हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। दिस इज आवर लेक्चर 6 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। दोस्तों, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो अधिकतर लैंग्वेजेस में आप यूज होते हुए देखते हैं। जैसे C++ में आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो आप कंपाइलर को उसकी डेटा टाइप बताते हो। डेटा टाइप का मतलब होता है कंपाइलर को यह बताना कि वेरिएबल में किस तरीके का डेटा आएगा। अब मेरी ये बात थोड़ी अजीब आपको लगेगी जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने आपको डे वन से बोलता आ रहा हूं जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली डिसाइड करती है वेरिएबल की टाइप क्या होनी है। आप उसके अंदर स्ट्रिंग रखते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, नंबर रखते हो तो नंबर बन जाता है। तो फिर डेटा टाइप अपन क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा डेटा टाइप पढ़ना क्यों जरूरी है, डेटा टाइप कितनी तरह की होती है और जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो पहली बात, डेटा टाइप क्या होती है? तो दोस्तों, डेटा टाइप वो इंफॉर्मेशन होती है जो आप एक वेरिएबल के अंदर आने वाली वैल्यू के बारे में लैंग्वेज को देते हैं। कोई भी वेरिएबल किस तरह की वैल्यू रख रहा है, यह जानकारी उसकी डेटा टाइप से लगाई जाती है। जैसे अगर मैं C++ या जावा जैसी लैंग्वेजेस की बात करूं तो इनके पास इंट, कैर, फ्लोट इस तरह की कई डेटा टाइप मौजूद होती है जो हम प्रोग्रामर्स वेरिएबल बनाते वक्त यूज करते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट आपको याद होगा मैंने कहा था डायनेमिक लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में हम एज अ प्रोग्रामर कोई डेटा टाइप नहीं बताते हैं। जावास्क्रिप्ट खुद डिसाइड करती है वेरिएबल को क्या डेटा टाइप देनी है। तो फिर दिमाग में सवाल आपके आ रहा होगा कि सर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये चैप्टर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे बिहेव करेगा दोस्तों, ये डेटा टाइप पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे जावास्क्रिप्ट में पूछूं ना x+y का आंसर क्या होगा, तो इसके कई जवाब है जावास्क्रिप्ट में। अगर x और y मान लीजिए दो नंबर्स हैं 10 और 20, तो जावास्क्रिप्ट इनको ऐड करके आपको 30 देगी। लेकिन अगर फ्रेंड्स यही x और y अपने आप में दो स्ट्रिंग्स हैं, सपोज करिए गुड प्लस मॉर्निंग, तो जावास्क्रिप्ट पता है आपको क्या देगी? जावास्क्रिप्ट आपको ये कंकैटिनेट करके दे देगी एज गुड मॉर्निंग। यानी जावास्क्रिप्ट में भले ही हम एज अ प्रोग्रामर डेटा टाइप नहीं बताते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कैसे बिहेव करती है ये सब कुछ दोस्तों डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। कब वो प्लस यूज करके ऐड करेगी, कब वो प्लस यूज करके कंकैटिनेट करेगी, ये सब कुछ डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। इसलिए भले ही हम अपने हाथों से कोड में कभी डेटा टाइप का नाम ना लिखें, C++ में जैसे लिखते थे वैसे यहां नहीं लिखते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कोड पे ग्रिप रखने के लिए, ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि कोड किस तरीके से बिहेव करेगा। राइट। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप की कितनी कैटेगरीज हैं। तो दोस्तों, जेएस ने डेटा टाइप को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा है और वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज करती है। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे 99% चांसेस हैं आपको ये दो कैटेगरीज मिलेंगी ही मिलेंगी। पहली क्या कहलाती है? पहली कहलाती है प्रिमिटिव डेटा टाइप। लोग इसको प्रिमिटिव के साथ साथ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। राइट। और मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके नोटिस में लाऊंगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात होगी आने वाले लेक्चर में, बस ये नाम अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखिएगा। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को वैल्यू टाइप का नाम भी दिया जाता है। लिख लीजिएगा इसको कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम आगे चलकर जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। क्या नाम दिया जाता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को जेएस में वैल्यू टाइप्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मत सोचिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी एक वोकैबुलरी आपके दिमाग में मुझे डालनी है कि प्रिमिटिव टाइप्स आर आल्सो नोन एज वैल्यू टाइप। और ये जो नॉन प्रिमिटिव टाइप हैं, इनका दूसरा नाम होता है यूजर डिफाइंड टाइप्स। राइट, इनको यूजर डिफाइंड टाइप्स तो बोलते ही हैं, साथ में इनको हम लोग रेफरेंस टाइप्स का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेफरेंस टाइप। तो ये दो नाम आप आगे के लिए रख लो, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए अपन डिस्कस करते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। दोस्तों, प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो लैंग्वेज आपको अपनी तरफ से बनाकर दे रही है, और ये फिक्स होती है, ना कभी कम होती है ना कभी ज्यादा होती है। हर लैंग्वेज एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स आपको अलाउ करती है। जावास्क्रिप्ट में कितनी है दोस्तों? तो जावास्क्रिप्ट में 7 प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप। इन 7 में से पहला है बुलियन, ओके, दूसरा है नंबर, तीसरा है स्ट्रिंग, चौथा है नल, NULL नल, पांचवा है अनडिफाइंड, छठा जावास्क्रिप्ट में ES6 ने ऐड करा है, उसका नाम है सिंबल। इसकी हमें अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाकर हम देखेंगे इसको हम कब यूज करते हैं, बस इसको जनरली यूनिकनेस के लिए यूज करा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड बिगिन, और ये जेएस के अंदर
फिलहाल में ही ऐड हुआ है ES 2020 में। द नेम ऑफ द डेटा टाइप इज बिगिंट। अब बिगिंट और सिंबल को हम आगे कवर अप करने वाले हैं। अभी के लिए हमारा फोकस शुरू की 5 डेटा टाइप पे रहेगा, बुलियंस, नंबर्स, स्ट्रिंग, नल एंड अनडिफाइंड। और जब बात आती है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप की, तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास दो हैं, एक का नाम है ऑब्जेक्ट और एक का नाम है एरे। कई जगहों पर आपको फंक्शन भी दिखेगा, बट अभी हम फंक्शंस की तरफ नहीं गए, तो उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। अभी के लिए हम फोकस करते हैं अपनी प्रिमिटिव डेटा टाइप में पहली डेटा टाइप पे, और इस पहली डेटा टाइप का नाम है दोस्तों बुलियन। बुलियंस को कहां यूज करते हैं? तो जवाब है आप बुलियंस को यूज करते हैं जब भी आपको ट्रू या फॉल्स में चीजों को रिप्रेजेंट करना हो। ट्रू और फॉल्स में कब रिप्रेजेंट करना होता है? जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दोस्तों कंडीशंस लिखते हैं ना, हर कंडीशन का रिजल्ट इन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रू या फॉल्स में आता है, और वो आप बुलियन से करते हैं। अभी मैं इसको डिटेल में लेता हूं। दूसरी डेटा टाइप हमारे पास होती है नंबर। जैसे आप कोई भी फिगर जावास्क्रिप्ट में ले लो, 25, 100, 2.9, ये सब जेएस की नजरों में नंबर है। तीसरी डेटा टाइप आती है स्ट्रिंग, पहले भी बात हो चुकी है। आप कुछ भी डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखोगे, जेएस की नजरों में उसको स्ट्रिंग माना जाएगा। चौथी डेटा टाइप हमारे पास होती है नल, जो ये बताती है कि वैल्यू मिसिंग है या वैल्यू की एब्सेंस है। अभी मैं क्लियर करता हूं अभी, ठीक है। देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड अनडिफाइंड। ये वो वैल्यू है, आई होप आप भूले नहीं होंगे, जो वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ से असाइन हो जाती है। आप अगर वेरिएबल को कुछ नहीं देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू इज अनडिफाइंड। देन वी हैव सिंबल, जो यूनिकनेस के लिए हम आगे पढ़ेंगे। और एक है बहुत बड़ी टाइप जिसका नाम है बिगिन, जो 2⁻53-1 से आगे के नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। 2⁻53-1 के लिए, राइट। अभी इसकी जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी। अभी अपन डिटेल में शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट बूलियन डेटा टाइप। बट बिफोर दैट एक बेसिक आइडिया ऑब्जेक्ट और एरेज के बारे में। एरेज आप तब यूज करते हो जब आपको अपने प्रोग्राम के अंदर रिले मल्टीपल वैल्यूज को ग्रुप करके रखना हो। और दोस्तों ऑब्जेक्ट आप तब यूज करते हो जब आपको अपने प्रोग्राम में रिलेटेड डेटा को एक साथ रखना है। जैसे मुझे रियल वर्ल्ड में कार दिख रही है, मुझे उस कार को अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। अब आप मुझे बताओ कार बूलियन है? आप मुझे बताओ कार स्ट्रिंग है? नहीं है ना। कार रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। और अगर मान लीजिए मुझे कुछ सिमिलर टाइप का डेटा अपने प्रोग्राम में रखना है, तो हम इस काम को करने के लिए यूज करते हैं एरे। जैसे मुझे एक मान लीजिए अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के नाम रखने हैं। अब मुझे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पसंद हैं, तो मैं उन स्पोर्ट्स को एक एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा। या मुझे मेरे फेवरेट फ्रूट्स के नाम रखने हैं, बहुत सारे फ्रूट्स पसंद हैं, मैं उन्हें एक एरे के अंदर स्टोर कर लूंगा। तो एरे आप तब यूज करते हो जब आपको मल्टीपल वैल्यूज रखनी हो। ऑब्जेक्ट आप तब यूज करते हो जब किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना हो। मोर ऑन दिस इन द लेटर हाफ ऑफ द लेक्चर। अभी जैसा मैंने कहा, शुरू करते हैं हम पहली प्रिमिटिव टाइप से, जिसका नाम होता है दोस्तों बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में तब यूज होती है जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर ट्रू या फॉल्स जैसी वैल्यूज यूज करते हैं। मतलब अगर आपने लिख दिया ना जावास्क्रिप्ट में, लेट a इज इक्वल टू ट्रू लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, तो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू क्या हो गया फ्रेंड्स? जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रू है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ टाइप बूलियन। अब दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये यूज कहां होता है? तो जैसा मैंने कहा इनिशियल पार्ट में, ये आप तब यूज करते हैं जब आपको प्रोग्राम में कंडीशंस रिप्रेजेंट करनी है। क्या रिप्रेजेंट करना है? कंडीशंस रिप्रेजेंट करनी है। आई होप आप सबको याद होगा, आपने मैथ्स में इन ऑपरेटर्स को पढ़ा है ना, ग्रेटर देन, लेस देन पढ़ा है। ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये ऑपरेटर्स होते हैं। और जब ये ऑपरेटर आपके प्रोग्राम में लगते हैं, तो हम मानते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में किसी कंडीशन को। जो ट्रू है कि फॉल्स है, ये पता चलता है हमें इसके रिजल्ट से, और रिजल्ट की नेचर होती है बूलियन। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इमेजिन करिए मैंने एक वेरिएबल लिया एज, जिसमें एज की वैल्यू है 15। ओके, अगर मैं जावास्क्रिप्ट से पूछूंगा ना, एज ग्रेटर देन मान लीजिए 14, ऐसा कर लेते हैं, एज ग्रेटर देन 14, क्या एज की वैल्यू 14 से ऊपर है? तो जावास्क्रिप्ट मुझे आंसर देगी ट्रू। क्यों? क्योंकि एज की वैल्यू 15 है, 15 ग्रेटर देन 14 ट्रू है, तो जावास्क्रिप्ट मुझे दे देगी ट्रू। ऐसे ही अगर मैं जावास्क्रिप्ट से पूछूंगा एज ग्रेटर देन 18 है क्या, तो जावास्क्रिप्ट मेरे को आंसर देगी फॉल्स, क्योंकि 15 ग्रेटर देन 18 नहीं होता, रिजल्टेंट आंसर आएगा फॉल्स। कब जरूरत पड़ेगी आपको इसकी? आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जब आप पढ़ोगे प्रोग्रामिंग के अंदर इफ नाम का टॉपिक, जिसमें आप कंडीशंस के बेसिस पर डिसाइड करते हो कि आपको अगला एक्शन क्या लेना है। से फॉर एग्जांपल आप एक वोटिंग से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि जब यूजर उस वोटिंग वेबसाइट में रजिस्टर करे तो कम से कम उसकी एज 18 होनी चाहिए, तभी तो वो वोट डाल पाएगा, राइट। तो ये कैसे चेक होगा कि एज 18 या 18 से ऊपर है? ये चेक करने के लिए हम यूज करेंगे इन कंडीशंस को, और कंडीशंस का आंसर हमें हमेशा मिलेगा इन
बूलियन टर्म्स। ओके, तो इस बारे में और आगे बात होगी जब हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी शॉर्ट एंड स्वीट जवाब, बूलियंस कंडीशन टेस्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप कोई कंडीशन लिखोगे, अगर वो ट्रू है तो जेएस ट्रू देगी, अगर वो गलत है तो जेएस आपको फॉल्स देगी। जैसे 6 ग्रेटर देन 4 ट्रू है, पर 7 लेस देन 2 अपने आप में फॉल्स है ना। अब इतने का प्रैक्टिकल ले लेते हैं अपन। लेट्स गेट बैक टू द एडिटर। हमेशा की तरह एक नया फोल्डर बनाते हैं अपन, और ये है हमारा टॉपिक नंबर 3। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा डैश टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर आकर लेट्स क्रिएट अ फाइल example1.html। फाइन बॉयलरप्लेट कोड, इसको हाइड कर देते हैं, इस पूरे को ड्रॉप कर देते हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, सो डेटा टाइप्स। अब आते हैं अपन स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो चेक करिए, अगर मैं स्क्रिप्ट टैग में आता हूं और मैं यहां पर जेएस को बोलता हूं ये हमारे स्क्रिप्ट की क्लोजिंग। ठीक, अब इसके अंदर मैंने कहा लेट एज इज इक्वल्स टू 15। सेम एग्जांपल जो मैंने आपसे डिस्कस करा, लॉक करा मैंने मान लीजिए एज ग्रेटर देन 14, इस रिजल्ट को लॉक करा मैंने मान लीजिए एज ग्रेटर देन 15, इस रिजल्ट को भी सेव करा, पेज को रन करा। जैसे एप्लीकेशन को आप रन करेंगे और कंसोल को जाकर चेक करेंगे, दिस आर कंसोल विंडो, चेक करिए ऑन द कंसोल विंडो हमें दो अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक रिजल्ट हमें मिल रहा है ट्रू, एक रिजल्ट हमें मिल रहा है फॉल्स। ट्रू किसका मिल रहा है दोस्तों? ट्रू रिजल्ट हमको मिल रहा है फॉर द कंडीशन एज ग्रेटर देन 14, फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है फॉर द कंडीशन एज ग्रेटर देन 15, और फॉर दैट मैटर एज ग्रेटर देन 18। जैसा अपन लोगों ने अपने एग्जाम्पल में लिया, एज ग्रेटर देन 18 भी करूंगा तो मेरे को रिजल्टेंट आंसर मिलने वाला है फॉल्स। दिस टाइप ऑफ कंडीशंस इन जेएस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग बूलियन वैल्यूज। बहुत बढ़िया, तो आई होप बूलियन का बेसिक पार्ट आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं जेएस के अंदर अगली डेटा टाइप के बारे में, विच इज नंबर डेटा टाइप। फ्रेंड्स, जेएस के अंदर सीसी प्लस प्लस और जावा की तरह इंटीजर और फ्लोट नहीं होते हैं। एक ही डेटा टाइप जेएस हमें देती है और उस डेटा टाइप का नाम होता है नंबर। आप पॉइंट वाली वैल्यू लिखोगे वो भी जेएस में नंबर है, विदाउट पॉइंट वैल्यू लिखोगे वो भी जेएस के अंदर मानी जाती है नंबर। और ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि हम कैसे पता करेंगे कि जेएस इसको नंबर मान रही है। इसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका डिस्कशन मैं आपसे आगे करने वाला हूं। अभी आप उसका बस नाम सुन लीजिए, उसका नाम होता है जेएस के अंदर टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। ये तो ऑपरेटर सेक्शन में आएगा, जब पढ़ेंगे तब बात होगी कैसे इससे मालूम चल रहा है कि सैलरी भी नंबर है और पाई भी नंबर है। क्योंकि अगर आपका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैकग्राउंड है तो अधिकतर लैंग्वेजेस वो जो सैलरी है उसको इंट मानेंगी और वो जो पाई है उसको फ्लोट या डबल मानेंगी। बट जेएस में ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं होता। जेएस बोलती है एवरीथिंग इज नंबर जस्ट लाइक वी हैव इन मैथ्स। तो पॉइंट वाला डेटा भी नंबर है, विदाउट पॉइंट वाला डेटा भी जेएस की नजरों में नंबर है। ठीक है, तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग्स आप अपने प्रोग्राम में तब यूज करते हो जब आपको अपने प्रोग्राम के अंदर लेटर्स या अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ डेटा रखना हो। से फॉर एग्जांपल किसी का नाम रखना है, किसी का एड्रेस रखना है, किसी का जेंडर रखना है, इसके लिए आप अपने जेएस कोड्स के अंदर यूज करते हो स्ट्रिंग्स। लेट्स गेट बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट, देखते हैं प्रैक्टिकल में कैसे इसको करेंगे। तो इसको कमेंट आउट कर देता हूं मैं इतने पार्ट को, एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, आप सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, नेम के अंदर मैंने अपना नाम लिखा सचिन। एक और वेरिएबल मैंने लिया दोस्तों जेंडर, जेंडर के अंदर मुझे अपना जेंडर रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ईदर यूजिंग डबल कोट्स और फॉर दैट मैटर यूजिंग सिंगल कोट। दोनों ही तरह से जेएस आपको डेटा रखने देती है। सेव करते ही आपने देखा होगा ये वापस डबल कोट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो हमने एक्सटेंशन डाला हुआ है ना प्रिटियर, जो एचटीएमएल की सीरीज में हमने डाला था, वो कुछ चीजों को अपनी तरफ से फॉर्मेट कर देता है। तो घबराइएगा मत, अगर आप सिंगल कोट लगाकर भी लिखते हैं और प्रिटियर आपने डिसेबल करा है तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और कोई दिक्कत अपन को नहीं जाएगी। ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि कब हमें डबल कोट और सिंगल कोट दोनों की जरूरत पड़ती है। अभी के लिए याद रखो, अगर आप सिंगल स्ट्रिंग ले रहे हो ना तो डबल कोट भी चलेगा, सिंगल कोट भी चलेगा। ओके, अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो क्या होगा? तो मैंने यहां पर लॉक कहा, लॉक करने के बाद मैंने यहां नेम को प्रिंट करा, एक और लॉक कहा, लॉक करने के बाद दोस्तों मैंने प्रिंट करा यहां पर किसको? जेंडर को। बहुत बढ़िया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपन। एग्जीक्यूट तो ये हो ही गया होगा क्योंकि लाइव सर्वर हमारा चल रहा है। चेक करिए आप अपने कंसोल पे जाकर, तो आपको नेम के अंदर मिलेगा सचिन और जेंडर की वैल्यू, ओ मैंने डायरेक्ट जेंडर लिख दिया शायद, लेट मी चेक इट आउट। यस, मैंने डायरेक्टली जेंडर लिख दिया है।
सो कंसोल डॉट लॉग जेंडर, दिस हैज टू बी मेल, राइट। इसको मैंने सेव करा। लेट्स गेट बैक टू आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो में आप देख पा रहे होंगे जेंडर की वैल्यू मेरे को मिल रही है मेल और नेम की वैल्यू मेरे को मिल रही है सचिन। तो इस तरह से आप अपने कोड में स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल कोड भी अलाउड है और डबल कोड भी अलाउड है। अब बात आती है कि सर सिंगल कोड डबल कोड ये दो देने की क्या जरूरत थी। तो जेएस की टीम को ऐसा लगा कि कई बार ऐसा होगा कि आप किसी स्ट्रिंग में सिंगल कोड को या डबल कोड को एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग लेना चाहेंगे, एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग लेना चाहेंगे। उस केस में फ्रेंड्स आपको यूज करना पड़ेगा, अगर अंदर डबल कोट आ रहा है तो बाहर सिंगल कोट, अगर अंदर सिंगल कोट आ रहा है तो बाहर डबल कोट। मेरी बात को मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। राइट, इमेजिन करिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया कोर्स, कोर्स नेम। राइट, अब कोर्स का नाम है SCAs JS क्लासेस, SCAs JS क्लासेस, मेरे को ये लिखना है SCAs एपोस्ट्रोफी एस के साथ। तो अगर मैंने कहा SCAs, गौर करिएगा, JS क्लासेस, तो जावास्क्रिप्ट इसको एक्सेप्ट करेगी। क्यों करेगी देख रहे हैं आप, बाहर मैंने डबल कोट लगाए हैं, अंदर मेरे को सिंगल कोट लगाना अलाउड है। अगर मैं बाहर सिंगल कोट लगाऊंगा ना, गौर करिएगा, तो अंदर वाले सिंगल कोट देने लग जाएंगे प्रॉब्लम। कैन यू सी दैट, प्रोग्राम एरर दे रहा है कि आप अंदर सिंगल कोट नहीं लगा सकते अगर बाहर आपने सिंगल कोट लगाया है। तो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट को एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रखना है तो बाहर लगाना है डबल कोट। स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट को एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रखना है तो बाहर लगाना है आपको सिंगल कोट। राइट, तो अगर मैं इसको वापस अंडू करूं, इसको पहले फॉर्म में ले आऊं, तो नोटिस करिए SCAs JS क्लासेस, इट्स वर्किंग क्योंकि सिंगल कोट स्ट्रिंग का पार्ट है। ऐसे ही गेस करिए, मैं यहां लिखना चाहता हूं सिटी, राइट, और सिटी में मैं चाहता हूं भोपाल आए, पर भोपाल डबल कोट्स में लिखना है मुझे। वो कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप भोपाल को दो बार डबल कोट देकर लिख लें। देखिए ऊट पटांग नॉनसेंस बिहेवियर मेरे कोड में आ रहा है और मुझे एडिटर की तरफ से एरर मैसेजेस मिल रहे हैं। क्या करना होगा मुझे, अगर मुझे भोपाल को डबल कोट में लिखना है तो दोस्तों बाहर की तरफ मेरे को यूज करना पड़ेगा सिंगल कोट। इस तरह से अगर मैं करूंगा ना लाइक दिस, अब जेएस मेरे इस कोड को एक्सेप्ट करेगी। नोटिस करिएगा, अगर आपकी स्ट्रिंग का पार्ट सिंगल कोट है तो बाहर आपको लगाना होगा डबल कोट, अगर आपकी स्ट्रिंग का पार्ट डबल कोट है तो बाहर आपको लगाना होगा सिंगल कोट। अब अगर मैं इन चीजों को लॉक करता हूं, डिस्प्ले करता हूं, तो मैंने लॉक क्या करा, मैंने लॉक करा कोर्स नेम, मैंने लॉग करा सिटी, है ना, इन सबको मैंने डिस्प्ले करा। अब जाकर जरा चेक करिए आउटपुट विंडो में, तो आप देख पा रहे होंगे आउटपुट में आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा क्या द कलर, ये देखिए SCAs JS क्लासेस में आपको ये अपोस्ट्रोफी दिख रहा होगा और भोपाल एज यूजुअल आ रहा होगा इन डबल कोट्स। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि जेएस अलाउ करती है कि अंदर कोट रखने हैं तो बाहर डबल कोट लगा लो, अंदर डबल कोट रखने हैं तो बाहर लगा लो आप सिंगल कोट। राइट, तो ये हुआ सिंगल कोट डबल कोट दोनों देने का क्या बेनिफिट है। ठीक है, चलते हैं वापस अपने स्लाइड्स पे। तो ये हो गया स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करने का तरीका। नीचे यहां भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं सचिन डबल कोट में भी लिख पा रहा हूं, सचिन सिंगल कोट में भी लिख पा रहा हूं। अब आते हैं दो और डेटा टाइप पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बहुत डिटेल में आगे बात होने वाली है, बट हल्का सा ग्लिम्स, हल्का सा डिस्कशन अभी अपन करते हैं। और दोस्तों ये डेटा टाइप है अनडिफाइंड और नल, और कई बार बिगनर इन दोनों के यूजेस को लेकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आइडिया अभी दूंगा और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम आगे। सबसे पहले बात करते हैं ये अनडिफाइंड क्या है। तो अनडिफाइंड गौर करिएगा, वो वैल्यू होती है जो ऑटोमेटिकली जेएस आपके वेरिएबल में डाल देती है जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते हो। मतलब अब भी जो अपन ने कोड लिखा, जरा इस पे वापस चलिए और मान लीजिए मैंने ना नेम में सचिन दिया, ना जेंडर में मेल दिया, ना कोर्स के नाम में कुछ दिया, ना ही मैंने सिटी में भोपाल दिया, सिर्फ मैंने इन चारों को डिक्लेयर करा और मैंने प्रिंट करा दिया। चेक करिए जरा क्या आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है गार्बेज, क्या आ रहा है कुछ नॉनसेंस, नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे सबके लिए जवाब एक ही आ रहा है, एंड दैट इज अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि जेएस की आदत है जब भी जेएस के अंदर आप कोई इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का अपनी तरफ से नहीं करोगे, जेएस इज गोइंग टू इनिशियलाइज इट विद अनडिफाइंड, सिवाय कॉन्स्ट के। अगर आप कॉन्स्ट लेते हो तो इनिशियलाइजेशन आपको करना है, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर आप लेट या वैर से कुछ भी बनाते हो और आप उसको अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं दोगे, दोस्तों जेएस उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देगी अनडिफाइंड। राइट, इसलिए व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल बट वी डू नॉट इनिशियलाइज इट, जेएस ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेस इट विद अनडिफाइंड। तो मैंने कहा वेर एज कंसोल डॉट लॉग एज, मुझे एज की वैल्यू जेएस की तरफ से मिल रही है अनडिफाइंड। सिंपल है ना। ठीक, अब बात आती है अगर ये अनडिफाइंड है तो फिर नल अपने आप में क्या है। तो दोस्तों नल हम लोग जेएस में तब यूज करते हैं जब हमको अपनी तरफ से
किसी वेरिएबल में वैल्यू ना देनी हो। हम वेरिएबल तो बनाना चाहते हैं बट हमको अभी नहीं पता इसके अंदर क्या आएगा, तो एज ऑफ नाउ हम इसके अंदर नल रखते हैं। यानी पर्पसली अगर कोई प्रोग्रामर किसी वेरिएबल में से कोई वैल्यू नहीं देना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है जो भी है, तो प्रोग्रामर उसकी जगह पर अपनी तरफ से वैल्यू स्टोर कर देगा नल। आपको पता है इस वेरिएबल में वैल्यू क्या आएगी, बट अभी आपको नहीं पता एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको अभी के लिए सेट कर दोगे नल। अगर आपको लग रहा है सर को एग्जाम्पल, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, इमेजिन करिए आप एक लॉग इन एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। आपने एक वेरिएबल का नाम रखा है, उस वेरिएबल का नाम है लॉग्ड यूजर, यानी ये उस यूजर का नाम है जिसने अभी लॉग इन करा है, ठीक है। इमेजिन करिए यहां पे कुछ नाम आपने सेट करा है। क्या ये पॉसिबल होगा कि आगे चलकर ये यूजर लॉग आउट करे? जल्दी बताइए, पॉसिबल होगा? जब ये यूजर लॉग आउट करेगा तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर वेरिएबल में से ये नाम हटाना होगा ना। कैसे हटाओगे? तो आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दोगे नल। आपको पता है अगला कोई यूजर आएगा तो उसका नाम यहां आएगा, बट अब भी कोई यूजर नहीं है, तो अपन ये लॉग्ड यूजर के नाम की जगह पर वैल्यू सेट कर देते हैं नल। तो नल हम लोग जनरली तब लिखते हैं जब हमें अपनी तरफ से वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देनी है, पर मुझे पता है वैल्यू आगे आने वाली है, अभी मैं चाहता हूं वेरिएबल को क्या दूं, तो मैं उसको अपनी तरफ से नल दे सकता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जीरो दे दीजिए, स्ट्रिंग दे दीजिए, तो दोस्तों जीरो तो नंबर हुआ ना। नंबर देकर मैं कैसे बताऊंगा कि ये लॉग्ड यूजर का नाम जीरो है? बेटर है ना कोड की रीडेबिलिटी के लिए वहां पर नल आए। नल ये बताएगा कि अभी कोई लॉग्ड इन नहीं है, जैसे ही कोई लॉगिन करेगा मैं नल की जगह उसका नाम कर दूंगा सेट। दैट्स द होल आइडिया अबाउट नल। तो आप बस इतना याद रखो, आप अपनी तरफ से जनरली कभी अनडिफाइंड नहीं दोगे, अनडिफाइंड वेरिएबल के अंदर जेएस देगी। आप अपनी तरफ से जब भी वैल्यू दोगे आप हमेशा वैल्यू दोगे नल। इस बारे में और डिटेल में बात होगी, अभी टेंशन मत लीजिएगा। अनडिफाइंड वर्सेस नल पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे से बात करेंगे कब और कहां जेएस अनडिफाइंड यूज करती है, कब और कहां वो कहती है हम लोगों को यूज करना चाहिए नल। अभी के लिए शॉर्ट एंड स्वीट जवाब ये है, इफ यू डू नॉट हैव अ वैल्यू टू असाइन टू अ वेरिएबल, अगर आपके पास वेरिएबल में असाइन करने के लिए वैल्यू नहीं है तो आपको अपनी तरफ से उसकी वैल्यू कर देनी चाहिए नल। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया एज, मुझे मालूम है मेरे यूजर की कोई ना कोई एज होगी, क्या होगी मुझे नहीं मालूम, तो मैंने एज को इनिशियली कर दिया नल। बस इतना ही फर्क अभी के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनडिफाइंड और नल पे बात अभी हमारी होने नहीं वाली। अभी तो हम बहुत ज्यादा डील करेंगे नंबर, बुलियन और स्ट्रिंग्स पे, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस अपन को इस वीडियो पे रखना है। तो ये तो हुई बात अनडिफाइंड और नल के बारे में। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट टाइप कि एरे क्या होता है। ये तो हो गई सारी हमारी प्रिमिटिव टाइप, सिंबल और बिग इंट मैंने कहा वो आगे के लेक्चर्स के लिए, अभी बेसिक लेक्चर के लिए उनकी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एरे आप तब अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हो जब आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक ग्रुप के अंदर स्टोर करना हो। इफ यू आर हैविंग मल्टीपल वैल्यूज एंड यू वांट टू स्टोर देम टुगेदर, आप इस काम को करने के लिए जेएस में यूज करोगे एरे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रखने हैं, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखने हैं किसी स्टूडेंट के। अब जितनी अपन ने जेएस पढ़ी है आप मुझे बोल सकते हो सर हाँ बहुत इजी है, कुछ ऐसा करूंगा मैं, लेट मार्क्स 1 इक्वल टू 50, मान लीजिए 50 मार्क्स हैं, मार्क्स 2 60, मार्क्स 3, उसको मार्क्स 3 मान लीजिए रादर देन मार्क्स, ये मार्क्स 3 है और मार्क्स 3 में मान लीजिए वैल्यू मैंने डाल दी है 70। अब आप सोचो मेरे को 3 वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे। जेएस बोलती है कहां 3 वेरिएबल मेंटेन करने की टेंशन में हो, इसकी जगह आप एक सिंपल सा काम कर लो, व्हाई नॉट टेक एन एरे जिसके अंदर तीनों वैल्यूज एक साथ रख लो। मतलब एन एरे इज अ कंटेनर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। एक वेरिएबल एक समय में एक वैल्यू रखेगा, दूसरी वैल्यू आएगी पिछली हट जाएगी। अपन नहीं चाहते हैं पिछली हटे, हम चाहते हैं सारी वैल्यूज रहें, हम इसके लिए यूज करते हैं एरे। और याद रखिएगा एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन जेएस के बेसिक टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक लेवल की भी जेएस अपन पढ़ते हैं ना, तो अपन को ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो एरे पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा, डोंट वरी। एरे, एरे के मेथड्स, एरे के ऊपर करने वाले अलग अलग प्रॉपर्टीज या एक्शन, वो सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में लेंगे। अभी तो बस छोटा सा जवाब याद रखना, खूब सारा डेटा रखना हो तो एरे लेते हैं, छोटा छोटा कम डेटा रखना हो तो हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में वेरिएबल। जैसे मुझे अपने फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम रखने हैं, मम्मी पापा सबके नाम। अब आप नोटिस करो मेरे फैमिली में अगर 6 मेंबर है तो 6 वेरिएबल बनाऊंगा। क्या ऐसा नहीं कर सकता मैं फैमिली नाम का एक एरे बना लूं, उसमें सारे सदस्यों सारे मेंबर्स के नाम रख लूं, दोस्तों के नाम रखने, खूब सारे दोस्त हैं, कैसे इतने सारे वेरिएबल बनाऊंगा, एक एरे बना लूं उसमें सारे दोस्तों के नाम रख लूं। तो जब जब आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करना है आप प्रोग्रामिंग में बनाते हो एरे, है ना। इसका भी आपको एक डेमो प्रैक्टिकली दे देता हूं, बस बेसिक सा डेमो है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि ये सारी चीजें हम कवर अप करने ही वाले हैं आगे के वीडियोस में। एरे अपने आप में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद ही किसी लैंग्वेज में एरे इतना इंपॉर्टेंट है जितना जेएस में, यकीन मानिए।
बहुत कुछ है एरे में जेएस के पास, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड्स हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आगे एरे पे स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, उसको अच्छे से देखिएगा। अभी के लिए बात करते हैं एरे कैसे बनता है। तो जैसा मैंने कहा, मैंने कह दिया लेट मार्क्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा 50 60 70। क्या स्टोर हो गया? मार्क्स के अंदर ये तीनों नंबर स्टोर हो गए। ऐसे मान लीजिए मुझे अपने दोस्तों के नाम स्टोर करने, तो मैंने कहा लेट फ्रेंड्स इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, राइट। मेरे एक दोस्त का नाम है सुमित, मेरे एक दोस्त का नाम है चेतन, मेरे एक दोस्त का नाम है मान लीजिए परमजीत, राइट। तो ये मैंने अपने दोस्तों के नाम स्टोर कर लिए। किसके अंदर स्टोर कर लिए? तो जी मैंने स्टोर कर लिए फ्रेंड्स के अंदर। अब मैंने लॉक करा मार्क्स को, तो मार्क्स अपना डेटा दिखाएगा, और मैंने लॉक करा फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड्स अपना डेटा शो करेगा। लॉग वेल मेक इट कंसोल डॉट लॉग फ्रेंड्स, है ना। अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे, एग्जीक्यूट तो खैर ये हो ही रहा है, नो नीड टू रन इट अगेन। चलिए वापस आप कंसोल पे, तो आप देख पा रहे होगे ऊपर आपको 50 60 70 मिल रहा है। ये एरे की साइज बताई जा रही है कंसोल की तरफ से, और सेकंड वाले में भी 3 साइज में सुमित चेतन परमजीत ये नाम आपको दिख रहे हैं। क्या हुआ? अपन ने 2 क्रिएट करे अपने प्रोग्राम के अंदर एरेज। हालांकि एक ट्विस्ट और बताता हूं आपको, अगर आपको कोई लैंग्वेज का आइडिया है, जेएस के अंदर एरे की एक और खासियत है, आप जेएस में एरे में मिक्स डेटा भी रख सकते हो। मतलब वो जो 50 60 70 है ना, उस 50 60 70 के साथ मैं ट्रू भी रख सकता हूं। अच्छा, और ट्रू के अलावा मैं हेलो भी रख सकता हूं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपने अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो ये बात बहुत अजीब आपको लगेगी, क्योंकि अधिकतर लैंग्वेज में बेसिक परिभाषा एरे की होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। इन जेएस एन एरे कैन ऑल्सो होल्ड हेट्रोजीनियस डेटा, बट इसके बारे में अभी इससे ज्यादा नहीं, इसके बारे में बात होगी जब हम एरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना याद रखिए, मल्टीपल वैल्यूज रखनी है तो प्रोग्राम में आप बनाते हो एरे। चलो ये तो हो गई बात भाई एरे की। अब बात करते हैं लास्ट डेटा टाइप, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? तो मैंने लेक्चर के इंट्रोडक्शन में आपसे क्या कहा था, जब जब आपको अपने प्रोग्राम के अंदर रिलेटेड डेटा रखना हो या किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, दोस्तों आप इस काम को करने के लिए यूज करते हो ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने की। आप सपोज करिए मुझे मार्क्स के अलावा स्टूडेंट का नाम, एज, जेंडर, ये सब चीजें रखनी है। मार्क्स नहीं रखना है, लेकिन नाम रखना है, एज रखनी है, परसेंटेज रखना है, जेंडर रखना है। कितनी चीजें रखनी है? 4 चीजें रखनी है। एक ऑप्शन मेरे पास होगा इस काम को करने के लिए, मैं प्रोग्राम में 4 वेरिएबल बनाऊं। बट फिर वही बात, क्या ये डेटा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा, अलग अलग वेरिएबल्स को हैंडल करना? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप ये सोचो, क्या ये 4 चीजें एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है? हाँ है ना। जिसका नाम अमित है, ये उसी की एज है, उसी की परसेंटेज है, उसी का जेंडर है। तो जब ये डेटा आपस में इतना रिलेटेड है, व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपसे कहता है कि आप रिलेटेड चीजों को अगर एक साथ रखोगे ना, तो उन्हें मैनेज करना, उन्हें यूज करना, उन्हें मैनिपुलेट करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसी काम को करने का जेएस का स्टाइल है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ। बस याद रखना सिंटेक्स, जेएस में जब एरे बनता है तो ऐसे बनता है ना, ऐसे ही ऑब्जेक्ट जब जेएस में बनता है तो ऐसे बनता है। किसमें? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब मैं आपको इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और देता हूं जो ज्यादा बेटर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझाएंगे। चलिए सबसे पहले इमेजिन करिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, या मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूं क्रिकेट से रिलेटेड, और मुझे उसमें विराट कोहली को रिप्रेजेंट करना है। विराट कोहली को अपने प्रोग्राम में, अपनी ऐप में रिप्रेजेंट करना है। अब आप मुझे बताइए, विराट कोहली स्ट्रिंग है? नहीं है। विराट कोहली नंबर है? नहीं है। विराट कोहली एक प्लेयर है। प्लेयर मतलब ऊप्स की नजरों में या जेएस की नजरों में ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड तरीका है, आप एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम आप रखो प्लेयर, इज इक्वल्स टू, लगा दो 2 ब्रेसेस, बन गया जेएस की नजरों में प्लेयर एक ऑब्जेक्ट। क्या रखना था मुझे? नाम रखना था, तो मैं सबसे पहले कहूंगा प्लेयर का नाम रख दो विराट, ओके। फिर मैं कहूंगा मुझे इसका सरनेम भी रखना है, इसका सरनेम रख दो कोहली, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास विराट कोहली रिलेटेड डेटा आ रहा है ना, वेरी गुड। ऐसे मान लीजिए मुझे एज रखनी है, लेट्स से 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे पता करना है या रखना है डेब्यू कब हुआ था, तो आई थिंक इट वाज इन अगस्त 2008 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। मुझे विराट कोहली के टोटल रन्स रखने हैं, उसने अभी तक कितने रन्स बनाए हैं, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 13,000 और 14,000, कुछ ऐसा। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझो, मुझे जब जब अपने प्रोग्राम के अंदर रिलेटेड डेटा स्टोर करना है, मैं अपने कोड में यूज करूंगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही गेस करिए, ऐसे ही गेस करिए, मुझे अपने प्रोग्राम में किसी बॉलीवुड एक्टर से रिलेटेड डेटा रखना है, जैसे पंकज त्रिपाठी से रिलेटेड डेटा रखना है। मैं क्या बोलने वाला हूं? मैं बोलने वाला हूं लेट एक्टर इज इक्वल्स टू
करली ब्रेस। ओके, एक्टर का भी नाम है, हाँ जी नाम है, क्या नाम है? नाम है पंकज। ओके, क्या है सरनेम? तो सरनेम मुझे इनका रखना है त्रिपाठी, राइट, ये त्रिपाठी सरनेम हो गया। अच्छा, और क्या रखना है? मुझे इनकी हिट सीरीज का नाम रखना है। कौन सी हिट सीरीज है? हाँ वेरी गुड, मिर्जापुर, है ना। अच्छा, इस हिट सीरीज में इन्होंने क्या कैरेक्टर प्ले करा था? इन्होंने कैरेक्टर प्ले करा था कालीन भैया। ठीक है, तो ये भैया कालीन भैया हो गए। ठीक है, कालीन भैया का क्या फेमस डायलॉग था? कालीन भैया का फेमस डायलॉग था, जरूरी या इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि, इसके आगे तो बोलना सही नहीं रहेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा लड़का है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ये डेटा अगर आपको रखना है, रिलेटेड डेटा अगर आपको रखना है दोस्तों, तो इन सब कामों को करने के लिए आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करोगे ऑब्जेक्ट्स। अब क्या होगा, अब इनको एक्सेस कैसे करना है ये भी देख लो आप। अब आप जैसे ही कहोगे ना लॉग, और लॉग में आप बोलोगे प्लेयर लॉग, सॉरी नॉट लोकल स्टोरेज, कई बार थोड़ा सा एडिटर में भी दिक्कतें होती हैं, तो यहां लिख देंगे अपन प्लेयर डॉट फॉलोड बाय नेम। अब मेरे को पंकज नहीं मिलेगा, मेरे को विराट मिलेगा, प्लेयर सॉरी, राइट। और अगर मैं यहां पे बोलूंगा ना कंसोल डॉट लॉग फॉलोड बाय प्लेयर डॉट सरनेम, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा कोहली। बस ध्यान रखिएगा केस सेंसिटिविटी का, अगर आपने केस सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखा तो जेएस अनडिफाइंड आंसर दे देगी आपको। अगर सरनेम में आपने एन छोटा कर दिया, ये बातें आगे करूंगा मैं कि वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा जेएस में अनडिफाइंड और कहां कहां देखने को मिलता है ना। इसी तरह से अगर मैंने यहां लॉक करा और मान लीजिए मुझे पता करना है विराट कोहली की एज, राइट, तो यहाँ एज आ जाएगी। ऐसे ही गेस करिए, मैं यही चीजें रिपीट करता हूं फॉर हुम, फॉर एक्टर। तो मैंने यहाँ क्या बोला? एक्टर डॉट नेम आई गेट पंकज, ठीक है। एक्टर डॉट सरनेम आई मस्ट गेट त्रिपाठी। एक्टर डॉट डायलॉग, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट वाली जो लाइन लिखी है ये आ जाएगा एक्टर डॉट डायलॉग। मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे भी हम कोड रन करेंगे हमारे पास अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और अब आप चेक करो, ये पूरा अपने आप में एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया, विराट कोहली को रिप्रेजेंट करता हुआ कोड, और ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया पंकज त्रिपाठी को रिप्रेजेंट करता हुआ कोड। अब अगर हम आउटपुट विंडो में जाकर चेक करें, हमें अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलेंगे, विराट कोहली 34, पंकज त्रिपाठी एंड समथिंग द डायलॉग वैल्यू। मतलब रिलेटेड डेटा को जब जब रखते हो आप हमेशा जेएस में यूज करते हो ऑब्जेक्ट। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आएगा, डोंट वरी। बस अभी इतना याद रखो, सिंगल वैल्यू रखनी है तो वेरिएबल है, रिलेटेड वैल्यू रखनी है गो फॉर एन ऑब्जेक्ट। अब गेस करो, कार को रिप्रेजेंट करना है, कार में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करोगे आप यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। आपको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, खाली नाम नहीं, कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उसको आप यूज करोगे, रिप्रेजेंट करोगे एज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की बात निकली है तो एक टर्म और सुन लीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये सब कौन है, नेम, सरनेम, हिट सीरीज, कैरेक्टर, डायलॉग, तो दोस्तों इनको जेएस की इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं, है ना। इनको वेरिएबल नहीं बोलते, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हुआ डिस्कशन अबाउट डेटा टाइप्स। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब लेक्चर खत्म करते करते एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, बता चुका हूं फिर भी याद दिलाना चाहूंगा कि जेएस में भूलिएगा मत, जेएस के अंदर वेरिएबल्स डायनेमिक होते हैं। एक ही वेरिएबल में अलग अलग समय पर आप अलग अलग तरीके की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे इस कोड की तरफ नजर डालिए, इनिशियली एक्स में क्या है? कुछ नहीं, नहीं है, गलत। इसमें क्या है? अभी अभी पढ़ा अपन ने, यस, एक्स में इनिशियली अनडिफाइंड है, राइट। फिर इसी एक्स में आपने क्या डाल दिया? 5। इसी एक्स में क्या डाल दिया? जॉन। तो पहले एक्स की डेटा टाइप अनडिफाइंड थी, फिर एक्स के अंदर वैल्यू 5 आ गई तो वो नंबर बन गया, फिर एक्स के अंदर वैल्यू जॉन आ गई तो वो अपने आप में स्ट्रिंग बन गया। एक और बात वीडियो खत्म करने से पहले बोलूंगा, अनडिफाइंड को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। अनडिफाइंड दोनों चीजों रिप्रेजेंट करता है, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अनडिफाइंड एक वैल्यू भी है और अनडिफाइंड डेटा टाइप के तौर पे भी यूज की जाती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप ऑफ को डिटेल में समझेंगे। टाइप ऑफ कौन है? जेएस में एक ऑपरेटर है। तो अभी के लिए याद रखो, अनडिफाइंड वैल्यू भी होती है और अनडिफाइंड एक तरह की डेटा टाइप भी होती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जेएस के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रिंग। थैंक यू सो मच।